हम सबको पता है भारत के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो आमतौर पर पॉलिटिशियन ही होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, डिफेंस, होम और फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन 2019 में पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में जब नरेंद्र मोदी ने अपनी एक मिनिस्ट्री अपने किसी पॉलिटिशियन को नहीं दिया, बल्कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में जो काम कर रहे थे उनको अपॉइंट किया एज ए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और ये कौन था आप लोगों को पता है? डॉक्टर एस जयशंकर। ये तो ना ही पॉलिटिशियन थे और ना ही किसी भी पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 6 साल के अंदर इंडिया के सारे फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया। पहले के समय में जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बड़े देशों के सामने जाते थे तो वो अपनी बात रखने से कतराते थे, लेकिन आज के समय पूरी दुनिया किसी भी फॉरेन पॉलिसी की बात करे या ना करे, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ जरूर करती है। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबको पता है पाकिस्तान हमेशा हमारे ऊपर अटैक करता रहता है, हालांकि उसके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। आज के समय पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि 1 किलो आटा वहाँ पर 800 रुपए का मिल रहा है, तो सोचो वहाँ पर कितना ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका होगा। लेकिन फिर भी ये लोग अपने हरकत से बाज नहीं आते। आए दिन ये लोग भारत के ऊपर अटैक करते रहते हैं। वो आप लोग ने सुना होगा ना, कुत्ते की पूंछ चाहे जितनी भी सीधी कर लो वैसे की वैसे ही रहती है, और ये वही लोग हैं। लेकिन दोस्तों आज वहाँ के पॉलिटिशियन हमारे फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको कहा कि जनाब कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। जो लोग पहले कहते थे भारत किसी भी सुपर पावर के आगे टिक नहीं सकता, वही लोग आज भारत के ऊपर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं। और आज डॉक्टर एस जयशंकर की वजह से पूरी दुनिया में भारत का एक अलग ही रुतबा देखने के लिए मिलता है। अगर आज के समय आप सोशल मीडिया खोलोगे और वहाँ पर टाइप करोगे डॉक्टर एस जयशंकर, तो आप लोगों को देखकर ऐसा लगेगा कि ये हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, बल्कि ये एक सोशल मीडिया स्टार हैं। वो कैसे, वो आपको आगे आने वाले वीडियो में समझ जाएगा कि कैसे डॉक्टर एस जयशंकर अपने पूरे भारत की बात पूरी दुनिया के सामने एक अलग ही तरीके से रखते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का जन्म 1955 में दिल्ली में हुआ था, एक तमिलनाडु हिंदू परिवार में। उनके पिता सुब्रमण्यम एक IAS ऑफिसर थे और इंडिया के मोस्ट रेपुटेटेड स्ट्रेटेजिक थिंकर थे। भारत में परमाणु हथियार को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इन्होंने ही लेकर आया था। और उनकी मां सुलोचना जयशंकर पॉलिटिकल साइंस से PhD और तमिल लैंग्वेज की स्कॉलर भी थी। एस जयशंकर ने अपनी पढ़ाई स्टीफन कॉलेज से बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री कंप्लीट किया और फिर वो मास्टर करने के लिए JNU गए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और फिर वहाँ पे MA इन पॉलिटिकल साइंस, MPhil और PhD करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। इसके बाद उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया 1977 में। उनके 38 साल के करियर में उनको कई जगह पोस्टिंग मिलती है, जैसे कि सबसे पहली पोस्टिंग एस जयशंकर की 1977 में उस समय की सोवियत यूनियन और आज के समय का रशिया की राजधानी मॉस्को में एज ए 3rd सेक्रेटरी भेजा जाता है। अब क्योंकि उसी समय अमेरिका और सोवियत यूनियन का कोल्ड वॉर चल रहा था, तो वहाँ पे एस जयशंकर को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे इन दोनों देशों को साथ में लेकर और बैलेंस बनाकर चलना है। और इसी वजह से वहाँ पर उनका पहला प्रमोशन भी होता है। फिर वो 1998 में दिल्ली वापस आते हैं और 1984 तक US के फॉरेन प्लानिंग डिवीजन में काम करते हैं। इसके बाद 1985 में एस जयशंकर को दूसरी पोस्टिंग दी जाती है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में इंडियन एम्बेसी में एज ए 1st सेक्रेटरी, और वो वहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर को हैंडल करते हैं। फिर इसके बाद 1988 में एस जयशंकर को श्रीलंका भेजा जाता है और वो वहाँ पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में 1st सेक्रेटरी और पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। फिर इसके बाद 1991 में भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो एस जयशंकर को इंडियन मिशन काउंसलर के तौर पर बुदापेस्ट में भेजा जाता है। फिर इसके बाद 1996 में एस जयशंकर को जापान के टोक्यो में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर भेजते हैं और वो वहां पर डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के तौर पर काम करते हैं। और मैं आप लोगों को याद दिला दूं, 1998 में जब भारत ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ जापान भी भारत के खिलाफ हो गया था, लेकिन एस जयशंकर की वजह से जापान के जो PM हैं यूसुरो मोरी, वो भारत के विजिट पर आते हैं। इसके बाद हम दोनों कंट्री के रिलेशन अच्छे होने लगते हैं। इसके बाद 2004 में एस जयशंकर ने इंडियन डिप्लोमेसी में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं। अब देखो होता क्या है, 1998 में हमने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसकी वजह से अमेरिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भारत के ऊपर बहुत ही ज्यादा सैंक्शंस भी लगा देता है, जिसकी वजह से भारत किसी दूसरे देश से ट्रेड नहीं कर सकता था और उसी की वजह से हम यूरेनियम किसी भी देश से इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। अब
अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए। लेकिन कई सालों बाद 2008 में एस जयशंकर और कई डिप्लोमेट्स ने यूएस से न्यूक्लियर डील साइन करवा ही लिया, जिससे अब भारत किसी दूसरे देशों से यूरेनियम इंपोर्ट कर सकता था अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर चीन में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं। 2009 से लेकर 2013 तक डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के एम्बेसडर थे चीन में, और उस समय इंडिया और चीन के बीच में टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि 2013 में चाइना की आर्मी ने लद्दाख के देपसंग रीजन में अपना टेंट लगाना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ गए थे। जिसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर भारत के कोर इंटरेस्ट को आगे रखते हुए चाइना को सीधा का सीधा धमकी देते हैं कि भारत अपने बॉर्डर से कोई भी समझौता नहीं करेगा, और अगर चाइना अपने ट्रूप्स को पीछे नहीं लेता तो ली क्योंग जो भारत के विजिट पर आने वाले हैं वो कैंसिल कर देंगे। और एस जयशंकर के इसी नेगोशिएशन के बाद चाइना अपने ट्रूप्स को पीछे विड्रॉ कर लेता है। और दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा 2005 में अमेरिका ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का डिप्लोमेटिक वीजा के ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम 2002 के गुजरात के गोधरा दंगे में आ गया था, और इसी की वजह से अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को 2014 तक उनको वीजा नहीं दिया। लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो अमेरिका अपने डिप्लोमेटिक रूल को चेंज करके उनको वीजा दे देता है। और उस टाइम पे एस जयशंकर अमेरिका में एज ए इंडियन एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे थे, और जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो अमेरिका के विजिट पर जाने वाले थे, और ये सब प्लानिंग डॉक्टर एस जयशंकर को सौंप दी गई थी। और डॉक्टर एस जयशंकर ने प्लानिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का एक अलग ही पॉजिटिव मैसेज गया था। और जितना जश्न और इन्हीं सब चीजों की वजह से एस जयशंकर ने एक आदमी को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था, और वो कौन था? नरेंद्र मोदी। और इसी काबिलियत को पहचानते हुए 2015 में एस जयशंकर को फॉरेन सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं। लेकिन इस टाइम तक डॉक्टर एस जयशंकर की रिटायरमेंट की डेट नजदीक आने लगती है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, उनकी रिटायरमेंट की डेट एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन जब वो भी टेन्योर खत्म होने लगता है तो वो 1 साल का और एक्सटेंशन बढ़ा देते हैं। लेकिन जब वो भी 2018 में खत्म हो जाता है तो उनको रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। अब क्योंकि टाटा ग्रुप एस जयशंकर की एबिलिटी को पहचानते थे तो इनको टाटा सन्स के ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स का प्रेसिडेंट बना देते हैं। लेकिन जैसे ही 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर एस जयशंकर को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बना देते हैं। 2019 से लेकर आज तक हम सब ने देखा है कि कैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने बिना डरे बाहर के लोगों को करारा जवाब देते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त यूरोप भारत के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बना रहा था वो हम सबको पता है, लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद भी डॉक्टर एस जयशंकर ने वेस्टर्न कंट्री की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए भारत के ऊपर जितने भी सवाल उठ रहे थे उनका करारा जवाब देते हैं। How do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. For example, you still buy Russian oil. Counterpart from the US, everything is your relationship is fine. You can do whatever you want whenever you want. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? अब सोचो दोस्तों, जो पहले यूरोप डॉक्टर एस जयशंकर को हरदम क्रिटिसाइज करते रहता था, वही यूरोप आज डॉक्टर एस जयशंकर की तारीफ करते रहता है। But Mr. Minister, thank you for your answers. You are a star in the world, and I trust the gratitude of all the audience. Thank you very much. तो दोस्तों, इन्हीं सब काबिलियत की वजह से डॉक्टर एस जयशंकर को इंडियन फॉरेन पॉलिसी का हीरो कहा जाता है। तो दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।